हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं के इंट्रोडक्शन को समझेंगे। इस चैप्टर का आपका पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और दूसरा टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। इन दोनों टॉपिक्स को समझने से पहले हम समझेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, क्योंकि आपके चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। और अगर आपको वास्तविक संख्याओं को समझना है तो उससे पहले हमें कुछ और संख्याओं को समझना होगा जिन्हें आप पिछली क्लासेस में सीख के आ चुके हैं, तो हम उन्हें जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम वास्तविक संख्याएं और इसके आगे के टॉपिक्स को भी समझेंगे। तो इसमें देखते हैं, आपको सबसे पहले देखना है प्राकृत संख्याएं। इन्हें इंग्लिश में हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, इसीलिए हम इन्हें n से दर्शाते हैं। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं, ठीक है ना। जो भी संख्याएं गिनी जा सकती हैं वो सभी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम कहां से गिनती शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। तो प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो भी 1 से शुरू होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, और ये आगे बढ़ती जाती है। और कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। अनंत का मतलब नॉट डिफाइंड संख्या, जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब यहाँ पर है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं को बोलते हैं होल नंबर्स, इसीलिए इन्हें W से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब होल नंबर्स क्या होती हैं? अगर हम प्राकृत संख्याओं में 0 और ऐड कर देते हैं तो वो बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। तो देखिए, प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4 और ये इस तरह से अनंत तक बढ़ती जाती हैं, ठीक है। अब देखिए, पूर्णांक देखना है। पूर्णांक को बोलते हैं हम इंटीजर्स, ठीक है ना, इसीलिए इन्हें हम I से डिनोट करते हैं। तो पूर्णांक क्या होते हैं? देखिए, अभी हमने यहाँ पर जो भी पूर्ण संख्याएं देखी उसमें क्या था? 0 था, और साथ में ये जो 1, 2, 3, 4 है ये सभी धनात्मक संख्याएं हैं, है ना। तो अगर हम 0 और धनात्मक संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं को भी ऐड कर देते हैं तो वो सभी इंटीजर्स यानी पूर्णांक कहलाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 0, 1, 2, 3 इस तरह से ये सभी क्या है? ये सभी अनंत तक पूर्ण संख्याएं हैं। अब अगर इन पूर्ण संख्याओं में हम ऋणात्मक संख्याएं और जोड़ देते हैं, -1, -2, -3, और ये भी इसी तरह से यहां बढ़ती जाएंगी माइनस अनंत तक, ठीक है। तो ये सभी क्या कहलाएंगे? आपके पूर्णांक कहलाते हैं। अब देखिए, पूर्णांक में भी यहां पर जो ये धनात्मक संख्याएं हैं ये कहलाते हैं धनात्मक पूर्णांक, और ये जो यहाँ पर माइनस वाली यानी ऋणात्मक संख्याएं हैं तो ये क्या कहलाती हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। और 0 ये भी एक पूर्णांक है, लेकिन 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। 0 केवल एक संख्या है, ना ही वो धनात्मक होगी और ना ही ऋणात्मक होगी, ठीक है। अब देखिए, हम देखते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, वो कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। लेकिन जहां पर क्या होना चाहिए? कंडीशन है जहां पर P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, और साथ में यहां पर Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, तभी वो कहलाती हैं परिमेय संख्याएं, ठीक है। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल से आप समझिए, परिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल दें। 2/4, तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। देखिए, यहाँ पर ये P हो गया, और ये जो 4 है ये क्या हो गया? Q हो गया। तो यहाँ पर P/Q के रूप में दिखा दिया, और जो Q है वो क्या है? 0 भी नहीं है, और साथ में P और Q क्या है? पूर्णांक है। तो देखिए, अभी हमने ये वाली यहाँ पर संख्याएं पढ़ी। पूर्णांक क्या होती है? सभी धनात्मक, ऋणात्मक और 0 ये सभी संख्याएं पूर्णांक होती हैं। तो 2 और 4 ये धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि पूर्णांक तो है ही, तो इसीलिए ये क्या हो गई? परिमेय संख्याएं हो गई।
अब इसी तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे माइनस का, माइनस में कोई संख्या ले लीजिए, इस तरह से -4/-2, ये सभी क्या है आपकी परिमेय संख्याएं हैं। अब यहां पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि q बराबर 0 क्यों नहीं होना चाहिए, मतलब कहने का इस तरह से 6/0, तो ये क्या हो गया, ये तो p हो गया और ये q हो गया, तो q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों? तो देखिए, जब भी अगर q का मान 0 होगा यानी हम 0 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, अपरिभाषित, मतलब हम 0 से किसी भी संख्या को भाग नहीं दे सकते हैं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास में यहां पर अगर लिखा है 4/2, इसका मतलब है कि आपको 2 से 4 को भाग देना है, ठीक है, तो यहां पर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया। लेकिन अभी यहां पर आपको 0 से भाग देना है 6 को, तो अब आप बताइए, अभी आपसे 2 का पहाड़ा यानी 2 की टेबल तो बनती थी, लेकिन क्या आप 0 का पहाड़ा जानते हैं? नहीं जानते, है ना। तो जब हम 0 का डिवाइड नहीं जानते हैं, पहाड़ा नहीं जानते हैं, उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो हम इसकी वैल्यू बता ही नहीं सकते हैं कि आखिर क्या आएगा, है ना। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जब हम कोई चीज बता नहीं पाते हैं तो उसको बोलते हैं अपरिभाषित। इसी को हम बोल सकते हैं अनंत भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर 0 क्यों नहीं होना चाहिए, q का मान। अगर q का मान 0 होगा तो वो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, मतलब हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो हमने यहां पर परिमेय संख्याएं देखी, अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अपरिमेय संख्याओं को q डैश से दर्शाते हैं। अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, देखिए, जो परिमेय संख्याएं थी उन्हें हमने क्या किया था, p/q के रूप में व्यक्त किया था, लेकिन अब ये वाली जो संख्याएं होंगी इन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो वो सभी संख्याएं कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए आप, एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 3, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहां पर आपको ये याद रखना है कि अंडर रूट के अंदर जो संख्या होगी वो अभाज्य संख्या होना चाहिए, ठीक है ना, तभी वो अपरिमेय संख्या होगी। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए, ऐसा नहीं कि अंडर रूट के अंदर 4 लिखा है तो आप कह दीजिए कि अंडर रूट के अंदर 4 है तो ये भी अपरिमेय होगी, नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, और ये अंडर रूट से बाहर एक जोड़े से बाहर आ गया तो 2 बन गया, और 2 क्या है, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, मतलब ये तो लिख गई ना p/q के रूप में, तो फिर ये तो हो गई परिमेय संख्या। तो इसीलिए आपको ये देखना है कि उसका वर्ग या घन नहीं होना चाहिए, है ना, तो वही जो अंडर रूट के अंदर संख्या होगी वो अपरिमेय संख्या होगी, पहला एग्जाम्पल। दूसरा, इसमें आपका एक एग्जाम्पल आ जाएगा पाई, ठीक है, पाई भी अपरिमेय संख्या होती है। अब पाई जो है, आप कहेंगे कि पाई का वैसे तो मान होता है 22/7, आपने पढ़ा है, तो आप कहेंगे ये तो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो फिर ये क्यों अपरिमेय संख्या है? तो देखिए, पाई का जो मान होता है वो एग्जैक्टली पूरा 22/7 नहीं होता है, ठीक है ना, पाई का जो मान होता है वो नियर अबाउट लगभग 22/7 होता है। ये लगभग का निशान होता है, लगभग, ताकि हम अपनी कैलकुलेशन को आसान कर सके, इसलिए हम पाई का मान 22/7 लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली पाई का मान 22/7 नहीं होता है, तो आपको ये भी याद रखना है। अभी हम जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में और भी चीजें देखेंगे, इनके दशमलव प्रसार भी समझेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर p और q पूर्णांक होते हैं और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 होगा तो वो मान अपरिभाषित होगा, यानी कि अनंत होगा। फिर अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जैसे अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 3, पाई, ये सभी आपके पाई के एग्जाम्पल हैं। लेकिन अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या वर्ग या घन में नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए घन में भी है इस तरह से,
8। तो ये क्या होगा, 2 का घन है ना, इसको 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ये यहां से 2 बाहर निकल आएगा, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या बन जाएगा। तो इसीलिए रूट के अंदर अभाज्य संख्या ही होना चाहिए, तभी वो अपरिमेय संख्या होगी। अब देखते हैं हम वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है ना। तो देखिए, ये जो आपने जितनी भी संख्याएं पढ़ी ना, ये सभी संख्याएं ही आपकी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं। अगर हम इन सभी संख्याओं को एक थैले में या एक बैग में बंद कर दें, तो ये जो पूरा ग्रुप है, ये किसका होता है, ये होता है आपकी वास्तविक संख्याओं का ग्रुप, यानी रियल नंबर्स का। ठीक है, तो ये सभी जितनी भी संख्याएं हैं, प्राकृत है, पूर्ण है, परिमेय संख्या, पूर्णांक, अपरिमेय संख्या, ये सभी की सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक वास्तविक संख्याएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं, और आपको ये अलग अलग संख्याएं भी समझ में आ गई होंगी। अब हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो अब हम समझेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, लेकिन प्रमेयिका को समझने से पहले आप मुझे बताइए कि क्या आपसे भाग देते यानी डिवाइड करते बनता है। तो आप बोलेंगे हाँ बनता है। तो आपको देखिए, उसी डिवाइड के जरिए ही यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मैं समझाऊंगी, क्योंकि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पहले भी पढ़ चुके हैं। अब आप सोचेंगे कैसे, तो आप देखिए यहाँ पर कैसे। यहाँ पर अभी मान लीजिए 2 से हम भाग देते हैं 9 को, ठीक है, बहुत आसान सा भाग है, आप दे लेंगे। तो 2 का पहाड़ा पड़ना है, 9 से ज्यादा ना जाए, तो 2 चौको 8, यहां पर 1 बचेगा, है ना, बस इससे ज्यादा तो नहीं हो पाएगा। अब तो आप ये भी जानते हैं कि हम जिस संख्या से भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं, भाजक। जिसको भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं, भाज्य। और जिस संख्या जब हम भाग देते हैं मतलब तो हमें क्या मिलता है, भागफल। तो आंसर जो हो गया ये हमारा हो गया भागफल। और जो ये बचता है ये, इसे क्या बोलते हैं, शेषफल। ये भी पता होगा आपको। अब आपने अभी छोटी क्लासेस में भाग को जांच करने की विधि पढ़ी होगी। क्या पढ़ा था, देखिए इस तरह से आपने कुछ पढ़ा था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। पढ़ा था क्या ऐसा कुछ याद आ रहा है। तो यहां पर देखिए, ये जो है ना, यही आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। हाँ यही है। अब यहां पर देखिए, अगर हम इसको इस तरीके से लिखें यहां पर, तो क्या लिखेंगे, हमारा भाज्य क्या है, 9 को भाग दिया था, भाजक क्या है 2, गुणा भागफल आया 4, प्लस शेषफल हमारा यहां पर आया 1। तो क्या हो गया, 4 दूनी 8 प्लस 1 बराबर 9। तो ये 9 क्या आ गया, भाज्य। तो इस तरह से हम ये देखते थे कि हमारा भाग सही है या नहीं, है ना। तो यही यहाँ पर क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के फॉर्मूले के लिए यहाँ पर जो भाज्य है इसको आपको a मान लेना है, जो भाजक है इसको b मान लेना है, भागफल को q मान लेना है, और जो शेषफल है उसको r मान लेना है। ठीक है, अब देखिए इसी सूत्र में रखते हैं। तो भाज्य बराबर क्या है, a। तो a बराबर भाजक क्या है b, गुणा भागफल मतलब q, प्लस शेषफल क्या है r। तो ये जो बन गई हमारी, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। लेकिन यहां पर एक छोटी सी कंडीशन होती है कि जो ये r है, इस r का मान या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। अब ये कंडीशन क्या है, आप इसको समझ लीजिए। r मतलब हो गया क्या, r क्या है, शेषफल। तो शेषफल का मान क्या है, या तो 0 हो सकता है, भाई आप भाग करते हैं तो कई बार शेषफल 0 आता है, मतलब r का मान या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। जैसे कि अभी यहां पर आया, देखिए 1 आया तो 0 से बड़ा हो गया। तो ये कंडीशन तो इतनी आपको समझ में आ गई होगी। अब r का मान b से छोटा होना चाहिए। b क्या है, b है भाजक। भाजक मतलब जिससे भाग दे रहे हैं उससे शेषफल का मान जो है वो छोटा होना चाहिए। ऐसा इसलिए
क्योंकि अगर मान लीजिए इससे बड़ा होगा, मान लीजिए यहाँ शेषफल 1 की जगह पर 3 आया होता तो क्या होता, फिर से भाग चला जाएगा, 2 एकम 2, है ना। तो यहाँ पर मतलब कहने का कि जो r का मान है वो भाग देने वाली संख्या से भी छोटा होना चाहिए, तो होगा ही। अगर छोटा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वो फिर से भाग चला जाएगा। तो इसीलिए ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि r का मान 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, मतलब जिस संख्या से भाग देंगे उससे छोटा होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन देख लेते हैं, जो कि आपकी बुक्स में लिखा होगा, उसको देख लेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a व b दिए हैं तो हम a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर r का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा है और b से छोटा है, के द्वारा q व r का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर यही समझा था। अगर आप कहें तो एक बार फिर से एग्जाम्पल से समझा देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 3 से भाग देना है 10 को, ठीक है। तो भाग देंगे, 3 बार जाएगा 9, माइनस आएगा 1। तो यहाँ पर देखिए हम इसको इसी प्रमेयिका से क्या लिख सकते हैं, ये a हो जाएगा। तो 10 बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 प्लस 1। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। यहां से हम देखिए 3 त्रिका 9 और 1 10, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करते हुए ये लाइन लिखनी होगी। और यहाँ पर जो r का मान है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पर r का मान क्या है, 1 है ना। r मतलब शेषफल होता है, तो r का मान 1 है, मतलब ये क्या है, 0 से तो बड़ा है। और कभी कभी 0 से अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 9 लिखे होते तो क्या हो जाता, 0 आ जाता, तो r का मान 0 के बराबर भी हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर 11 होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, 11 में से 9 चली जाएंगी तो 2, मतलब r का मान यहाँ पर क्या है, हमेशा ही b से छोटा रहेगा। अगर b से बड़ा हो गया तो फिर से दोबारा से भाग चला जाएगा, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्णांक और वास्तविक संख्याएं, इन सभी को समझा। और फिर हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझा और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का किस तरीके से यूज करते हुए हमें सॉल्व करना है वो भी हमने यहाँ पर समझा। तो आई होप कि आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को समझेंगे और साथ में ये भी समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अर्थात प्रमेयिका और एल्गोरिदम, इन दोनों में अंतर क्या है, फर्क क्या है, और इनका यूज हम कहां पर करेंगे, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज हम सवालों में किस तरीके से करेंगे। इतना मैं बता देती हूं कि उसका यूज हम दो संख्याओं का HCF निकालने के लिए करते हैं, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसी के बारे में समझेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके और वो भी इस चैनल के साथ जुड़ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।